हमारे सौरमंडल में अनेक प्रकार के ग्रह मौजूद हैं। कुछ ग्रह आकार में काफी छोटे होते हैं, तो कुछ ग्रह आकार में काफी ज्यादा बड़े। हेलो दोस्तों, फैक्ट दुनिया में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज हम जानने वाले हैं नेपच्यून के बारे में। क्यों आज तक एक भी मिशन नेपच्यून पर नहीं गया। नेपच्यून की ग्रह की जब भी बात आती है तो हमें नीली ठंडी जगह की तस्वीर हमारे सामने आती है। ये 21वीं शताब्दी है और आज के तकनीक के अनुसार हम स्पेस एक्सप्लोरेशन में काफी आगे निकल चुके हैं। चांद से लेकर मंगल तक और ब्लैक होल से लेकर उल्कापिंड तक हमने स्पेस विज्ञान के क्षेत्र में काफी कुछ जानकारी बहुत समय पहले ही हासिल कर लिया है। परंतु एक बात जो यहाँ सबसे अजीब है वो ये है कि तकनीक में इतनी तरक्की करने के बाद भी हम काफी पीछे हैं। कहने का मतलब ये है कि हम अपने सौरमंडल के ग्रहों के बारे में ही नहीं जानते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे। आते हैं हमारे टॉपिक पे। स्पेस मिशंस के न होने की सबसे पहली वजह हम खुद ही है। दरअसल बात यह है कि हमारे लिए नेपच्यून जैसे ग्रह मंगल या बुध जैसे ग्रहों से कम दिलचस्प है, क्योंकि नेपच्यून जैसे गैस जायंटस में जीवन के होने की संभावना लगभग न के बराबर ही है। इसलिए हम उस जगह पर अपनी दिलचस्पी पहले क्यों दिखाए जहां हमारे लिए कुछ खास है नहीं। इसके अलावा और एक वजह फंडिंग की भी है। दोस्तों, इन सुदूर ग्रहों पर स्पेस मिशनों को अंजाम देना कोई सरल बात नहीं है। पृथ्वी से नेपच्यून की दूरी लगभग 30 की है। इतनी लंबी दूरी के लिए एक स्पेसक्राफ्ट को तैयार करना ही अपने आप में एक काफी बड़ी चुनौती है। साथ में स्पेसक्राफ्ट के लिए जरूरी मात्रा में ईंधन को रेडी करना भी बहुत ही कठिन काम है, क्योंकि पृथ्वी से नेपच्यून तक सिर्फ पहुंचने के लिए ही हमें 10 से भी अधिक सालों का समय लग सकता है। अब आपके के मन में सबसे बड़ा सवाल ये आ रहा होगा कि आखिर क्यों नासा और इसरो जैसे बड़ी स्पेस एजेंसियां नेपच्यून पर अपना मिशन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि वर्तमान के समय में हमारे पास संसाधन उतने नहीं हैं जितने की नेपच्यून पर जाने के लिए लगेंगे, क्योंकि पहले से ही हम दूसरे ग्रहों के मिशनों में इतना ज्यादा उलझ चुके हैं कि अब हमारे पास न तो समय है और न ही पैसा। हालांकि भविष्य में क्या होगा ये तो अभी से सटीक तौर पर कह पाना मुश्किल है। इसके अलावा यहाँ एक रोचक बात ये भी है कि हमारे पास नेपच्यून और यूरेनस जैसे सुदूर ग्रहों के बारे में वोयेजर के फ्लाईबाई डेटा है। इसलिए यहाँ ये कहना उचित होगा कि हमारे पास भले ही नेपच्यून के बारे में ज्यादा डेटा न हो, परंतु कुछ डेटा जरूर है जो कि शायद आने वाले समय में हमारी मदद भी करेगा। किसी भी ग्रह के बारे में अच्छे से जानने के लिए हमें उस ग्रह पर ऑर्बिटर भेजने की जरूरत होती है। तो अगर हम किसी भी तरीके से नेपच्यून पर ऑर्बिटर भेज देते हैं तब शायद हमें इन सुदूर ग्रहों के बारे में काफी अच्छी जानकारी मिल सकेगी। हालांकि ये मिशन हद से ज्यादा महंगी और जटिल होगी, इसलिए इन मिशनों को अभी तक अंजाम नहीं दिया गया है। आमतौर पर किसी भी ग्रह के ऊपर 2 तरीके से स्पेस मिशनों को अंजाम दिया जा सकता है। पहला है फ्लाईबाय और दूसरा है ऑर्बिटर मिशन। दोस्तों, सरल तरीके से कहूँ तो फ्लाईबाय मिशन से हमें ग्रह की उतनी अच्छी जानकारी नहीं मिल पाती है जितने कि किसी ऑर्बिटर के मिशन से। इसलिए किसी भी नए ग्रह के ऊपर ऑर्बिटर मिशन को अंजाम देना हमारे लिए बहुत ही जरूरी हो जाता है। यही वजह है कि आज के जितने भी बड़े स्पेस मिशन हैं उनमें से ज्यादातर ऑर्बिटर मिशन ही होते हैं। वैसे यहाँ एक बात ये भी है कि ऑर्बिटर मिशन में एक स्पेसक्राफ्ट कुछ खास समय के लिए किसी भी ग्रह के ऑर्बिट में घूमता रहेगा। इससे वैज्ञानिकों को उस ग्रह के बारे में कई बारीक जानकारियां भी मिल जाएंगे। परंतु यहाँ एक रोचक बात ये भी है कि किसी भी ऑर्बिटर मिशन को अंजाम देने से पहले हमें ग्रह के बारे में कुछ मूलभूत बातों जानना होगा, और इन्हीं मूलभूत बातों को जानने में हमारी मदद फ्लाईबाय मिशन करते हैं। तो आप एक तरीके से कह सकते हैं कि फ्लाईबाय और ऑर्बिटर दोनों ही मिशन एक दूसरे पर निर्भर है। खैर, आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि वर्तमान के समय में हमने अपने सौरमंडल में मौजूद सभी ग्रहों पर फ्लाईबाय मिशनों को सफलतापूर्वक अंजाम दे दिया है।
और इसमें हमारी मदद न्यू होरिज़ोन और वोयेजर ने की है। तो एक बात तो तय है कि आने वाले समय में हमारे पास सभी ग्रहों की बेसिक डेटा तो जरूर होगी। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करके बताइएगा। नेपच्यून का चांद ट्राइटन अपने आप में ही एक रहस्य है। कहने का मतलब ये है कि नेपच्यून के पास लगभग 14 चांद मौजूद है और उनमें से ट्राइटन ही सिर्फ एक ऐसी चांद है जो कि आकार में काफी ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा एक अजीब बात यह भी है कि ट्राइटन नेपच्यून के पास नहीं बल्कि काफी दूर मौजूद है, जो कि किसी भी ग्रह के चांद के लिए भी काफी ज्यादा अजीब बात है। ट्राइटन की सतह है कुछ ऐसी। ट्राइटन का आकार नेपच्यून के बाकी बचे उपग्रहों के आकार को मिलाने के बाद भी 200 गुना ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये उपग्रह आखिर आकार में कितना ज्यादा विशाल होगा। इसके अलावा आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि ये नेपच्यून के परिक्रमा के दिशा के विपरीत घूमता है। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी नोटिस किया है कि नेपच्यून के चारों तरफ घूमते वक्त ये नेपच्यून के कक्षा से लगभग 90 डिग्री का कोण बनाकर चलता है, जो कि एक बहुत ही दुर्लभ बात है। वैसे वैज्ञानिकों को ट्राइटन की एक और बात से सबसे ज्यादा हैरानी हो रही है। ट्राइटन की कक्षा काफी ज्यादा गोल है, जबकि ये 67 डिग्री कोण में झुका हुआ है और नेपच्यून के चारों तरफ घूमते वक्त उससे 90 डिग्री का कोण भी बनाता है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ट्राइटन की कक्षा पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा गोलाकार है। ट्राइटन पर छुपे हो सकते हैं कई राज। इस चांद की सबसे बड़ी खूबी इसके सतह में छुपा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि ट्राइटन की सतह काफी ज्यादा लाजवाब है। वैसे अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी सतह एक हिस्से में काफी ज्यादा ऊबड़-खाबड़ है तो दूसरे हिस्से में काफी ज्यादा सपाट। शोधकर्ता बताते हैं कि ट्राइटन पर क्रेटर्स देखने को नहीं मिलते हैं, जो कि एक हैरान कर देने वाली बात भी है। दोस्तों, एक रोचक बात यह भी है कि ट्राइटन अपने सतह को रीसरफेस कर सकता है, जिसका सीधा सा मतलब यह है कि ये अभी भी काफी गर्म है। नेपच्यून के ऊपर क्यों स्पेस मिशनों को अभी तक नहीं किया? नेपच्यून पर स्पेस मिशन है बहुत ही कठिन। वैसे ट्राइटन की सबसे बड़ी राज उसके ओरिजिन को लेकर के है। कहने का मतलब ये है कि ट्राइटन असल में पहले प्लूटो का उपग्रह था, परंतु कुछ कारणों के चलते जब ये नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण फील्ड के अंदर आ गया, तब इसे न चाहते हुए भी नेपच्यून का चांद बनना पड़ा। और शायद यही कारण है कि नेपच्यून से ट्राइटन की इतनी बनती नहीं। वाकई में इस तरह की घटनाएं हमारे सौरमंडल में देखने को काफी कम ही मिलते हैं। खैर, रिपोर्ट्स के अनुसार ट्राइटन की सतह आज भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती है। इसलिए वैज्ञानिक मानते हैं कि इसके सतह के नीचे वर्तमान समय में भी तरल पानी का समंदर बहता होगा। हालांकि अभी ये सिर्फ कुछ अटकलें ही है, परंतु आने वाले समय में इसके ऊपर से भी पर्दा जरूर हटेगा। ये थी आज की रोचक जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।